हेलो बच्चों, तो आज करंट अफेयर का क्यूज लेकर उपस्थित हूँ। हमारा ये क्यूज संडे और वेडनेसडे को सिर्फ रहता है, तो 2 से 3 दिन का क्वेश्चन जो रहता है करंट अफेयर का उसका मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ, और वो भी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है वो रहता है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, साथ में डिस्क्रिप्शन भी है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने किस वर्ष पहले क्वार्टर में डॉग 1 मिशन टू द मून लॉन्च करने की घोषणा की? 2022, 2023, 2024, 2025। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये आंसर है 2022 में। आइए, ये 2022 आंसर होगा, ऑप्शन ए। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने 2022 में पहले क्वार्टर में डॉग 1 मिशन टू द मून लॉन्च करने की घोषणा की है। एलन मस्क ने एरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स की 2002 में स्थापना की थी। इस मिशन के लिए क्रिप्टो करेंसी डॉग कॉइन पेमेंट के तौर पर ली जाएगी। आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश के जनगणना के सरकारी आंकड़े के मुताबिक पिछले एक दशक में देश की आबादी 72 मिलियन बढ़कर 1.411 मिलियन हो गई? तो ये आंसर है चाइना, चीन, ऑप्शन डी। हाल ही में चीन के जनगणना के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक दशक में देश की आबादी 72 मिलियन बढ़कर 1.411 मिलियन हो गई है। बीते दशकों में चीन की आबादी सबसे धीमी गति से बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में चीन की आबादी में 5.38% की बढ़ोतरी हुई है। चलिए, कम ही बढ़ी है, फिर भी बहुत है। आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। कितने वर्षीय उभरती एस्ट्रोनॉट एलिजाबेथ नॉर्मन का बनाया गया स्टिकर एस्ट्रोलीज लैब कैप्सूल में रखकर चांद पर भेजा जाएगा? 5 वर्षीय, 7 वर्षीय, 9 वर्षीय, 12 वर्षीय। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन होगा बी, 7 वर्षीय। आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है। हाल ही में 7 वर्षीय उभरती एस्ट्रोनॉट एलिजाबेथ नॉर्मन का बनाया गया स्टिकर एस्ट्रोलीज लैब कैप्सूल में रखकर चांद पर भेजा जाएगा। वे विश्व की पहली बच्ची है जिसकी बनाई चीज चांद पर जाएगी। आइए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैनचेस्टर सिटी ने हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीतकर कौन सी बार पिछले 4 सीजन में यह खिताब अपने नाम किया है? दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 7वीं बार। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मैनचेस्टर सिटी ने हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीतकर कौन सी बार जीती है? तो तीसरी बार। हाँ, तो डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मैनचेस्टर सिटी ने हाल ही में 2020-21 सीजन के लिए इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम किया है। उन्होंने पिछले 4 सीजन में तीसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है, जबकि पेप गार्डियोला की टीम अब तक कुल 5 बार चैंपियन बन चुकी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पादन से जुड़ी किस योजना के तहत राष्ट्रीय उन्नत रासायनिक बैटरी भंडारण कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है? स्वामित्व योजना, आत्मनिर्भर भारत, प्रोत्साहन योजना, PNKI योजना। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पादन से जुड़ी किस योजना के तहत राष्ट्रीय उन्नत रासायनिक बैटरी भंडारण कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है? तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोत्साहन योजना। आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत राष्ट्रीय उन्नत रासायनिक बैटरी भंडारण कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत भारी उद्योग मंत्रालय ने 50 गीगावाट आवर्स और 5 गीगावाट आवर्स की उपयुक्त SCC बैटरी की निर्माण क्षमता प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। आइए देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत का कौन सा राज्य डिजिटल वार्ड रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? केरल, गुजरात, असम, पश्चिम बंगाल। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भारत का कौन सा राज्य डिजिटल वार्ड रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, असम। तो डिस्क्रिप्शन देखते हैं। असम राज्य हाल ही में डिजिटल वार्ड रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली के मुताबिक असम भारत का पहला राज्य है जिसके पास ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली है। आइए देखते हैं 7वां नंबर क्या है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस
21 का विषय क्या है? रीस्टार्ट, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और इसरो, एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी, समावेशी और सतत विकास के लिए प्रौद्योगिकी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2021 का विषय क्या है? तो एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आइए देखते हैं ऑप्शन सी क्या कह रहा है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2021 का विषय एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर है। यह दिवस विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की उपलब्धियों को रेखांकित करने और पोखरण में पहले सफल परमाणु परीक्षण के संचालन को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण परीक्षण स्थल पर भारत द्वारा शक्ति-1 परमाणु मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। परीक्षण के बाद भारत एक परमाणु राष्ट्र बन गया तथा परमाणु क्लब में शामिल होने वाला छठा देश बना। अब देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में किस संगठन ने ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? विद्युत वित्त निगम, इरेडा, एनएचपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी। तो ये किया गया है जहाँ तक ध्यान आ रहा है बी। ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार 2021 से भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IREDA को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार नवीकरणीय ऊर्जा के लिए वित्त पोषण संस्थानों में अग्रणी सार्वजनिक संस्थान होने के लिए इरेडा के प्रयासों और हरित ऊर्जा के वित्त पोषण में IREDA द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है। यह पुरस्कार इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रदान किया जाता है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 1925 में हुई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। यह भारत का एकमात्र चैम्बर है जिसे क्यूबिक कनाडा में विश्व चैम्बर प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में खबरों में देखा गया ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान निम्नलिखित में से किस से जुड़ा हुआ है? चंद्रमा के लिए स्पेस एक्स का अंतरिक्ष यान, धूमकेतु का अध्ययन, क्षुद्र ग्रह वेनु का अध्ययन, नासा का शुक्र ग्रह मिशन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये हाल ही में ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान ये क्षुद्र ग्रह वेनु के अध्ययन के लिए भेजा गया है। ठीक है ना, ये सी। ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान क्षुद्र ग्रह वेनु के अध्ययन से संबंधित है तथा 2016 में प्रक्षेपित किया गया था। यह अंतरिक्ष यान क्षुद्र ग्रह वेनु पर 2018 में पहुंचा था तथा इसने वेनु की सतह को 2.5 के लिए मापा। खबरों में क्यों है? हाल ही में इस मिशन ने 6 किलोग्राम रेगोलिथ ऊपरी मृदा को एकत्रित किया तथा पृथ्वी पर अपनी वापसी की यात्रा शुरू की है। महत्व: यह मिशन सौरमंडल की उत्पत्ति और विकास को समझने में मदद करेगा। 22वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पृथ्वी से टकराने की 2700 में से एक की संभावना साथ वेनु वर्तमान में ज्ञात सबसे खतरनाक क्षुद्र ग्रह है। आइए देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइव डिप्स एक्सपीडिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बाह्य अंतरिक्ष अन्वेषण, ब्लैक होल का अध्ययन, सी पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन, डी सभी महासागरों में सबसे गहरे बिंदुओं का अन्वेषण। तो ये ऑप्शन डी सही है। सभी महासागरों में सबसे गहरे बिंदु का अन्वेषण करने के लिए 5 डिप्स एक्सपीडिशन को लॉन्च किया गया है। आइए देखते हैं 5 डिप्स एक्सपीडिशन सभी महासागरों में सबसे गहरे बिंदुओं के अन्वेषण से संबंधित है। इस अभियान का उद्देश्य दुनिया के 5 महासागरों में सबसे गहरे क्षेत्रों की जानकारी प्रदान करना है। ये महासागर हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर हैं। 5 डिप्स एक्सपीडिशन के अनुसार 5 महासागरों के सबसे गहरे बिंदु हिंद महासागर, जावा ट्रेंच, फैक्टोरियन ट्रेंच, दक्षिण महासागर या फिर लिखा है अंटार्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, फिर प्यूर्टो रिको ट्रेंच, फिर है आर्कटिक महासागर में कौन कौन है? मिलो हॉल, प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच में चैलेंजर डिप। खबरों में क्यों? 5 डिप्स एक्सपीडिशन के आधार पर जियो साइंस डेटा जर्नल में प्रकाशित नए शोध पत्र के अनुसार वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि मरियाना ट्रेंच में चैलेंजर डिप अभी भी पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु है। आइए देखते हैं इस्लाम का पवित्र स्थल अल
अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है, जो हाल ही में खबरों में रहा है? तुर्की, इजराइल, फिलिस्तीन, ईरान। तो हमको लगता है आंसर इसका तो इजराइल होना चाहिए। ठीक है, बी है, इजरायली है। इस्लाम का पवित्र स्थल अक्सा मस्जिद इजराइल में यरूशलेम के टेम्पल माउंट में स्थित है। टेम्पल माउंट को इस्लाम में हरम में शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। यह इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल और यहूदी धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। टेम्पल माउंट के परिसर में द डोम ऑफ द रॉक अवस्थित है, जिसमें एक स्वर्ण गुंबद है और ये पूजा स्थल है। टेम्पल माउंट की पश्चिमी दीवार को वेलिंग वॉल के रूप में जाना जाता है और यह यहूदियों के लिए पवित्र है। खबरों में क्यों? इजरायली पुलिस यरूशलेम में रह रहे फिलिस्तीनियों को बाहर निकाल रही है तथा अल अक्सा मस्जिद में टकराव शुरू हो गया है। ये हाल फिलहाल का ही खबर है। हाल ही में खबरों में रहा केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण किस प्रकार का निकाय है? वैधानिक निकाय, अर्ध न्यायिक निकाय, संवैधानिक निकाय, निजी क्षेत्र का निकाय। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो हाल ही में खबरों में रहा केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है जिसे किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत स्थापित किया गया है और यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। भारत में बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए प्राधिकरण का नोडल निकाय के रूप में कार्य करता है। प्राधिकरण के आदेशों में देश के भीतर और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण का विनियमन और निगरानी शामिल है। खबरों में क्यों? महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को गोद लेने की संख्या में वृद्धि ने बाल तस्करी जैसी समस्या के संबंध में चिंता बढ़ाई है। आइए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कौन सा संगठन व्यावसायिक जिम्मेदारी तथा स्थिरता रिपोर्ट जारी करेगा? ट्राई, सेबी, आरबीआई, इरेडा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा संगठन व्यावसायिक जिम्मेदारी तथा स्थिरता रिपोर्ट को जारी करेगा? तो ऑप्शन बी, सेबी। व्यावसायिक जिम्मेदारी तथा स्थिरता रिपोर्ट भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के द्वारा जारी की जाएगी। बाजार पूंजी की दृष्टि से शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियां वित्तीय वर्ष 2023 तक स्थिरता से संबंधित अपनी रिपोर्टिंग का खुलासा करेंगी। यह रिपोर्टिंग प्रारूप वर्तमान व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट का एक संशोधित रूप है और उसका उद्देश्य स्थिरता रिपोर्टिंग को वित्तीय रिपोर्टिंग के बराबर लाना है। रिपोर्ट के भाग के रूप में कंपनियां वित्तीय रिपोर्टिंग के अलावा सामग्री, पर्यावरणीय, सामाजिक, शासन के अवसरों, जोखिम को कम करने के तरीकों को प्रदान करने के लिए जवाबदेह होगी। आइए देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन क्या है। किस राज्य ने हाल ही में वन जीव गणना के एक हिस्से के रूप में बंदरों की गणना करवाई है? मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो किस राज्य ने हाल ही में वन जीव गणना के एक हिस्से के रूप में बंदरों की गणना करवाई है? तो ये आंसर होगा, नहीं याद है, चलिए देखते हैं इसका क्या है। तो ये हरियाणा करवाएगा। हरियाणा राज्य ने हाल ही में हरियाणा की वन्यजीव गणना 2021 के एक हिस्से के रूप में बंदरों की गणना करवाई है। यह पूरी कवायद भारत की वन्यजीव गणना 2021 के तहत की गई है। भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा यह गणना अभ्यास आयोजित किया गया था। बंदरों की गणना में स्थानीय लोगों की भागीदारी देखी गई, जिसके तहत 3 दिनों में 600 लोगों द्वारा 6000 बंदरों को देखा गया था। भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा विकसित किए गए वाइल्ड लाइफ सेंसस हरियाणा नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से यह गणना की गई। खबरों में क्यों? यह गणना राज्य में मानव बंदर संघर्षों की संख्या में वृद्धि के कारणों का पता लगाने के लिए किया गया है। आइए देखते हैं 15 नंबर। प्रथम ब्रिक्स नियोजन कार्य समूह की मेजबानी किस देश ने की? चीन, भारत, ब्राज़ील, रूस। तो ये आंसर है भारत में। आइए देखते हैं प्रथम ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में कौन कौन है? थोड़ा ये है, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। नियोजन कार्य समूह की मेजबानी भारत द्वारा की गई थी और इसकी अध्यक्षता श्रम और रोजगार विभाग के सचिव श्री अपूर्व चंद्र ने की थी। 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को मिली है और चर्चा का मुख्य विषय श्रम बाजारों का औपचारिक ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौतों को बढ़ावा देना, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक, श्रम बाजार में भूमिका और श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी था। इस शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक
सुरक्षा एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रतिनिधियों की भागीदारी भी देखी गई। आइए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। कौन सा मंत्रालय पीएम किसान योजना की देखरेख करता है, जिसकी 8वीं किस्त हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा जारी की गई थी? ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण मंत्रालय, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय। तो ये डी होना चाहिए, ठीक है, डी पे टिकअप। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कार्यान्वयन की देखरेख कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। 24 फरवरी 2019 को भारत सरकार द्वारा पीएम किसान पहल शुरू की गई थी। इस पहल के तहत सरकार न्यूनतम आय सहायता के रूप में सभी किसानों को सालाना 6,000 रुपये प्रदान करती है। सरकार ने किसानों के परिवारों के लिए अब तक 1.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सम्मान राशि हस्तांतरित की है। खबरों में क्यों? हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय लाभ की 8वीं किस्त जारी की। आइए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस देश ने हाल ही में याओगन उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? दक्षिण कोरिया, चीन, रूस, ईरान। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो किस देश ने हाल ही में याओगन उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? तो ये शायद चाइना है, ठीक है, चाइना ही। तो ये आंसर चाइना है। याओगन 2 ही उपग्रह को चीन के द्वारा चांगशेई 2C रॉकेट की सहायता से जीचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। याओगन 2 ही उपग्रह एक जासूसी उपग्रह है जिसे चीनी द्वारा खुफिया जानकारी जुटाने और सैन्य अनुप्रयोगों में इस उपयोग के लिए कक्षा में भेजा गया है। चीन के अनुसार याओगन उपग्रहों का उपयोग फसल उपज मूल्यांकन, भूमि सर्वेक्षण, आपदा निगरानी और वैज्ञानिक प्रयोग के लिए किया जाएगा। इससे पहले चीन ने 2017 के बाद 7 समूहों को कक्षा में प्रक्षेपित किया था। आइए देखते हैं कि 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्रिकेट नियमों का संरक्षक कौन सा संगठन है जिसने बांस से बल्लों के निर्माण के विचार को खारिज कर दिया है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, मेरीलबोर्न क्रिकेट क्लब, लंकाशायर कंट्री क्रिकेट क्लब। तो ये खारिज किया है कि बांस से बल्ला नहीं बनाया जाएगा। चलिए, तो ये आंसर है मेरीलबोर्न क्रिकेट क्लब। तो देखिए तर्क क्या है। मेरीलबोर्न क्रिकेट क्लब क्रिकेट के नियमों का संरक्षक है और उसने बिल्लों के बजाय बांस से बने बल्लों के विचार को ठुकरा दिया है क्योंकि यह वर्तमान नियमों के तहत अवैध होगा। नियम 5.3.2 में कहा गया है कि बल्लों को केवल लकड़ी से बनाया जाना चाहिए और वरिष्ठ क्रिकेटरों के लिए बल्लों में ब्लेड का लेमिनेशन भी प्रतिबंधित है। बांस जो कि तकनीकी रूप से घास है से बल्लों के निर्माण के लिए नियमों में संशोधन करना होगा, इसीलिए मनाही हुई। आइए देखते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। किन संगठन ने हाल ही में गोवा समुद्री संगोष्ठी की मेजबानी की है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय थल सेना। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो किस संगठन ने हाल ही में गोवा समुद्री संगोष्ठी की मेजबानी की है? तो ये होगा भारतीय नौसेना, ऑप्शन बी, ठीक है। आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है। गोवा समुद्री संगोष्ठी 2021 को हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा 11 से 12 मई 2021 तक नेवल फोर्ट कॉलेज गोवा के तत्वावधान में आयोजित किया गया था। इस योजना का विषय था समुद्री सुरक्षा और उभरते गैर पारंपरिक खतरे। IOR नौसेना आयोग के लिए पहले से सक्रिय रहने की स्थिति। इस कार्यक्रम को पहली बार वर्चुअली आयोजित किया गया था। संगोष्ठी का उद्देश्य भारत के समुद्री पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में हिंद महासागर के किनारे बसे 13 देश अर्थात इंडोनेशिया, मालदीव, सेशेल्स, मॉरिशस, थाईलैंड, म्यांमार, मेडागास्कर, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, कोमोरोस और सिंगापुर की भागीदारी देखी गई। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है। ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम तलवारबाज कौन बने या बनी हैं? कर्णम मल्लेश्वरी, गंगन नारंग, दीपिका कुमारी, भवानी देवी। क्वेश्चन क्या है? ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले या वाली प्रथम तलवारबाज। तो ये आंसर है आपका भवानी देवी।
आइए देखते हैं, भवानी देवी ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई हैं। उनके प्रशिक्षण के लिए उन्हें राहुल द्रविड़ एथलीट मेंटरशिप कार्यक्रम के तहत गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया गया था। उनका जन्म चेन्नई तमिलनाडु में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वांस की डंडियों के प्रशिक्षण से की थी। उन्होंने मार्च 2021 में हुए बुडापेस्ट विश्व कप के बाद समायोजित आधिकारिक रैंकिंग पद्धति के माध्यम से ओलंपिक खेलों में जगह बनाई है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? हावर्थ वॉइस, फैजल हसन आबिद, शकुंतला हरकसी थिलस्टेड, संजय राजाराम। उपरोक्त कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया शकुंतला हरकसी थिलस्टेड को। खाद्य प्रणाली और जलीय कृषि के प्रति पोषण संवेदनशील और समग्र दृष्टिकोण के विकास के लिए अनुसंधान के क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए डॉक्टर शकुंतला हरकसी थिलस्टेड को विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह भारतीय मूल के वैश्विक पोषण विशेषज्ञ हैं और त्रिनिदाद और टोबैगो की मूल निवासी हैं और डेनमार्क के नागरिक हैं। उनका शोध बांग्लादेश की छोटी देसी मछली प्रजातियों पर आधारित था और इससे अफ्रीका और एशिया में रहने वाले लाखों कमजोर लोगों के आहार में सुधार करने में मदद मिली। इस प्रकार से आज का हमारा करंट अफेयर क्यूज पूरा हुआ दोस्तों। धन्यवाद।